नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम। इंग्लैंड में 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स जारी है और हमारे खिलाड़ी अपने शानदार प्रदर्शन से लगातार देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अब तक भारतीय खिलाड़ियों की ओर से महज 10 दिनों में 15 गोल्ड मेडल समेत 43 मेडल भारत के नाम दर्ज कराए जा चुके हैं। हमारे साथ आज खुली किताब में चर्चा के लिए दो खास मेहमान जुड़े हैं। वो है जिन्होंने 2010 में भारत में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज जीतकर भारत का नाम रोशन किया और दूसरी वो है भारतीय रेसलर जिन्होंने फ्री स्टाइल वुमेन रेसलिंग में स्वर्ण जीतकर भारत के साथ साथ भारत की बेटियों का मनोबल बढ़ाया। हमारे साथ मौजूद हैं दिलबाग सिंह जी और अलका तोमर। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का जनहित टाइम। सबसे पहले मेरा सवाल आप दोनों मेहमानों से है, अखाड़े की मिट्टी से लेकर गोल्ड जीतने तक कितना चैलेंजिंग रहा पूरा सफर? अलका जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते देखिए काफी चैलेंजिंग होता है क्योंकि जो हमारा गेम है वो पुरुषों का गेम माना गया है पहले से ही। तो चैलेंज तो आते रहते हैं लाइफ में और जब आपका सपोर्ट अच्छा हो तो कोई चैलेंज कितना भी हो तो आप आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा था, मेरी फैमिली का सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा था, चाहे मेरे पापा हैं, मम्मी है, मेरे ब्रदर हैं, उन सब ने मुझे सपोर्ट किया और उसी सपोर्ट की वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। और जितने भी चैलेंज आए मेरी लाइफ में मैं सबको इग्नोर करती रही और मैं मेहनत करती रही और आगे बढ़ती रही। दिलबाग जी, आपका पूरा सफर कितना चुनौतीपूर्ण रहा? मैम चुनौती सब जब बच्चा स्पोर्ट्स स्टार्ट करता है तो चुनौतियां उसी जैसे स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि हर दिन हमारा जो बॉक्सिंग खेल है उसको जीतता तभी बच्चा पिटता है और हारता तभी पिटता है। क्योंकि सफर 10 साल का तब मैंने स्टार्ट किया और 27 साल तक मैंने 37 साल तक मैंने जब मेरी डेट हुई 37 साल तक मैंने खेल किया। अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे, कभी ऊंचाइयों पे गए, फिर ऊंचाई पे गए, फिर ऊंचाइयों पे। तो ये स्पोर्ट्स की जो लाइफ है चलती रहती है ऊपर नीचे, तो तब इसकी रिजल्ट परफॉर्मेंस बढ़ती है। बात अगर खेलों की करें, खासकर रेसलिंग की करें, तो खेल में हरियाणा के खिलाड़ियों ने भारत को काफी मेडल्स दिलाए हैं। हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या खास है दिलबाग जी? यहाँ का जो मैम खान पान है, जो रहन सहन है, जो बदलने की जो क्षमता है, यहाँ का जो मॉडर्न है, यहाँ की जो विचारधारा लोगों की, वो हर खेल के प्रति या काम के प्रति लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा है उनके अंदर। वो अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं। उनको ये लगता है कि हाँ भाई हमने ये काम करना है तो करना है। हरियाणा के जो लोग हैं उनका खान पान और जो नहीं ताकतवर है, जो साउथ साइड में है, उनका थोड़ा खान पान दूसरे तरीके का, वातावरण अलग है। हरियाणा का जो वातावरण है उसमें गर्मी भी है, सर्दी भी है और बारिश का मौसम भी हमेशा रहता है, हमेशा नहीं रहता, परिवर्तन रहता है हर 4 महीने के बाद। तो लोगों की विचारधारा का और पॉजिटिव लेके काम करते हैं। उनको लगता है कि खेल में जब हम कोई काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो उनमें जीतने की क्षमता और काम करने की क्षमता बढ़ती है। ये खेल की सबसे बड़ी मैं इसको महत्व देता हूँ कि भाई खिलाड़ी हमारे, क्योंकि दिन रात एक करते हैं, एक दिन का सफर नहीं है, 6 महीने का सफर नहीं है, सालों लग जाते हैं। तब अब यहाँ आज तो कॉमनवेल्थ गेम में हमारे इतने मेडल आए हैं हरियाणा के, मगर जो सरकारें हमें प्रोत्साहन दे रही है, मैं चाहता हूँ कि उनको और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, कोचों की जो जॉब है उनको और दी जाए, खिलाड़ियों का जो मान सम्मान है वहीं दिया जाए। वो किसी पार्टी के नहीं होते खिलाड़ी, वो सबके होते हैं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ पे। जी, अलका जी, बात अगर खेलों में महिलाओं की करें तो देश में अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाओं को खेल कूद की अभी तक परमिशन नहीं होती। क्या लगता है कहाँ कमी रह गई? देखिए मुझे लगता है अभी अवेयरनेस की कमी है थोड़ी सी। जो लोग बाग जुड़े हुए हैं खेलों से उनको पता है कि खेल खेलने से आपको कितने फायदे होने वाले हैं। खेल खेलने से आपका कैरियर बनता है, खेल खेलने से आपको दुनिया जानती है। और रही बात जो जिनको नहीं पता है कि खेलों से कितना फायदा है, तो उनको अवेयरनेस लाने की जरूरत है, उन तक पहुंचाने की जरूरत है उस अवेयरनेस को कि आपको कितना फायदा होता है खेलों से। जैसे गाँव में अभी भी लोग बाग बेटियों को नहीं भेज रहे हैं। बेटों को तो एक बार को भेज भेज देते हैं, लेकिन बेटियों को वो अभी भी डर रहे हैं कहीं नहीं भेजते हुए। जैसे मेरा ही गाँव लगा लीजिए, मेरे गाँव से मेरे साथ एक लड़की आती थी बबीता, वो रही कुछ टाइम तक और 10 साल बाद अब कुछ लड़कियां आई हैं, लेकिन अभी भी माँ बाप डरते हैं कि जो आपने किया वो ये तो नहीं कर पाएंगी। लेकिन मैं कहती हूँ अगर आप इन्हें सपोर्ट करोगे, आप इनका साथ दोगे तो वो भी कर पाएंगे, क्योंकि मेरी फैमिली ने, मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया, इसलिए मैं आगे बढ़ पाई हूँ। और इस सोच को हमें चेंज करना पड़ेगा। एक ग्राउंड लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा। गांव में हमें स्टेडियम बनवाने पड़ेंगे या गांव में हमें उस तरह की सुविधा देनी पड़ेगी और जिला स्तर पे हमें काम करना पड़ेगा। जी, दिलबाग जी, खेलों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से क्या खिलाड़ियों को किसी तरह का सहयोग मिलता है?
बहुत ज्यादा मिलता है, केंद्र से भी मिलता है, हरियाणा सरकार से भी मिलता है। और आपने एक बात बोली कि लड़कियों की जो सोच है, लड़कियां आगे, नारी की जो है वो कमजोर नहीं है। आजकल लड़कियां किसी किसी भी फील्ड में हमसे कमजोर नहीं है, लड़कों से किसी में मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ। नारी हमारे देश की जो हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो काम करने की जो क्षमता नारियों की, वो इंसान आदमी या लड़के से बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ। लड़कियां कम नहीं है, हमारे बॉक्सिंग में नीतू है, तुमने बोल दिया, एक बेसिक, बिल्कुल बेसिक परिवार से, समाज, बिल्कुल ये मान लो कि देहात के परिवार से हो, बिल्कुल गाँव से, जो हरियाणा का गाँव का देहात का जो प्रोग्राम है उनसे वो निकल गया। गोल जीता, उस लड़के मेरे सामने बहुत छोटी आई थी जब मैं बागवानी ट्रेनिंग करता था, तब मैंने उसको देखा था। लड़कियां किसी भी फील्ड में ट्रेनिंग में, रहा हूँ उनको, उनके परिवार वालों को उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, उन लड़कियों को आगे लेकर आना चाहिए जिन्हें खेल करने की क्षमता है। और खेल लेकिन हमेशा दिलबाग जी, डिसिप्लिन कहीं सिखाता ना है। कहीं ये बात भी कहीं ना कहीं पिछड़ नहीं सकती, छुप नहीं सकती कि जितना संघर्ष लड़के करते हैं आगे बढ़ने में, लड़कियों को उससे दुगना करना पड़ता है। क्यों अलका जी, आप मानती हैं क्या? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा है, अभी भी अवेयरनेस की जरूरत है। जितनी लड़कों को सपोर्ट मिल जाता है या वो मतलब एक तरह से फ्री रहते हैं कि यार हम अगर लेट भी पहुंचते हैं तो कोई डर नहीं है, अगर हम थोड़ा लेट चले जाएंगे घर पे तो हमें पापा कुछ नहीं कहेंगे या हमें कुछ, मतलब उनको इस तरह का डर नहीं होता। लड़कियों को सारी चीजें सोच के चलनी पड़ती है। जब वो घर से निकलती हैं तो टाइम का पहले ही उसके पेरेंट्स कह देते हैं कि आपको इस टाइम पे घर पे आना है, तो वो उस टाइम को फिक्स कर लेते हैं और उस टाइम पे ही उनको पहुंचना होता है। तो काफी चीजें हमको लेकर चलनी पड़ती हैं अपने साथ, देखिए। और ये समाज, हम जिस समाज में रह रहे हैं, अभी भी अवेयरनेस की जरूरत है। लोगों की सोच अभी चेंज नहीं हो रही है। अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके आते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है। देखिए, अगर हमें कहते हैं ना कि हमें अच्छा बनना है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमको मेहनत करनी पड़ती बिल्कुल। है ना। अगर दिलबाग हम जी, हमारा हमारा जो साथ का खिलाड़ी है, अगर मैं उसके जितनी प्रैक्टिस करूंगी तो मेरी परफॉर्मेंस उतनी रहेगी। अगर मैं एक्स्ट्रा करती हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा बढ़ती है, उसके लिए टाइम लगता है। बिल्कुल। और हम अगर लेट जाते हैं गाँव में तो सब बोलते हैं देखो यही इतना लेट आ रही है। हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है ऐसा, बात ये भी जानते होंगे दिलबाग जी भी। तो लड़कियों को काफी चीजें सोच के चलनी पड़ती हैं और सबको मैनेज करके चलना पड़ता है लड़कियों को। दिलबाग देखो जी। तोमर जी, आपने इतना मेहनत, परिवार ने इतना सपोर्ट किया तोमर जी को, आज वो इस लेवल पे हैं। मगर मैं कहीं ना कहीं ऐसा मानता हूँ कि ये तोमर जी आप कह सकते हैं तो और लड़कियां भी, ऐसा नहीं, कुछ तो देखो मैं किसी चीज का नहीं है। और आप पॉजिटिव लोग, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें साथ चलती हैं। कुछ इंसान हो उसकी विचारधारा को नहीं परिवर्तन कर सकते, जो अपनी लड़कियों के बारे में सोचते हैं, जैसे मैं सोचता हूँ, या मेरे परिवार बिल्कुल। और लड़कियों के बारे में सोचते हैं, जो मेरे साथी हैं, वो अपनी लड़कियों को बहुत पॉजिटिव शिक्षा देते हैं, वो काम करते हैं। मेरे पास यहाँ लड़कियां आती हैं और मेरे साथ भी रही है, तो मैं उनको हमेशा पॉजिटिव विचारधारा डाली है। ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव भी कोई चीज रहेगी। विचारधारा तो हर इंसान की रहती ही रहती है, कहीं ना कहीं नेगेटिव, बिल्कुल। कहीं ना कहीं पॉजिटिव। मगर पॉजिटिव हमारा ये सोच लेनी चाहिए, लड़कियां कहीं कमजोर नहीं है, वो टाइम पे हाँ, नहीं जाती है, कमजोर टाइम नहीं पे कहा आती है। मैंने ऐसा नहीं मैंने कि हर कमजोर लड़की नहीं को कहा जो दिलबाग जी, मैंने कमजोर नहीं कहा। लड़कियां कमजोर नहीं है कहीं पे भी। पर जो एक समाज में, हम जिस समाज में हम रह रहे हैं ना, उसको हमें चलना पड़ता है उसके दायरे में रह के थोड़ा सा। अगर तो जैसे वो तो हमारे कल को सारी हमारे चीजें तो पेरेंट्स, देखो झेलनी पड़ती है, वो तो हर इंसान, अलका जी, बोलो, आप जब बोलो। कोई बात आएगी, ये तो लड़कों पे भी लागू है और लड़कियों पे भी, हम्म। दोनों चीजों में बराबर है। लड़के भी कई बार ऐसे हैं जिनके माँ बाप उनको डर, लड़के, वो माँ बाप की ड्यूटी बनती हम्म। है कि बच्चा कहीं बाहर ना चला जाए, हम्म। कहीं कोई और दूसरे साथी संगत में मिलकर कहीं और लाइन पे ना निकल जाए। वो माँ बाप की ड्यूटी है कि टाइम हम्म। पे बच्चा ग्राउंड वगैरह है, टाइम पे ही वो घर पे आए। तो वो उसकी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो ये मत सोचो कि हमारे को टाइम की बाउंडेशन कर रखी है हमारे पे। ये माँ बाप से हम्म। हमारा ये जो सनातन थोड़ा धर्म है, सा देखिए, ये हमें मैं यही तो सब सिखाता है, बात हमारी ये शिक्षा है। हाँ दिलबाग जी, जैसे जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है मेरठ में और मेरा गांव 10-12 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो अब तो मैं मेरठ में रह रही हूँ। पर जो लड़कियां अभी भी आती है वो पहले ही निकल लेती है कि दीदी हमें लेट हो जाएगा, हमें टेम्पो नहीं मिलेगा, हमको बस नहीं मिलेगी, तो हमको जल्दी जाना पड़ेगा। यूपी, तो ये देखो समस्या है तोमर जी, बच्चों में। अलका जी एक बात बोल रहा हूँ, आप जो बोल हम्म। रही, यूपी जो मेरठ की जो भूमि है, वो तो वैसे ही धर्म नगरी है। यूपी, ये उत्तराखंड तो वैसे ही धर्म ज्यादा है यहाँ। तो लड़कियां, जी जी। आजकल योगी सरकार आई हुई है, वहां तो बहुत ज्यादा परिवर्तन उन्होंने किया हुआ है। हम्म। और हाँ, रहा हम्म। है कुछ चीजें पुरानी चीज की, हम जब उनको उठाएंगे तो अब हमारी हम्म। नई सोच आई है, तो हम उसको, हम ही हमसे दुनिया सीखेगी, हम उनको विचार डाला कैसे बच्चों को हम देंगे। हमारे जूनियर है नहीं, या हमारे जो विचारधारा शिष्य हमारी जो बहुत काम कर रहे अच्छी हैं, है। उसके हमारे बारे में हम उनको मेरे जो
बिल्कुल, मेरे जो कोच हैं वो भी यही समझाते हैं, तुम पहलवान हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो मैंने तो अभी इसी सोच के लिए मैंने अपनी रेसलिंग एकेडमी बना रही हूँ, अपने गांव में ही बना रही हूँ, इसलिए क्योंकि उधर से काफी बच्चा आ रहा है। तो मैंने तो सोच लिया कि चलो मेरे पास व्हीकल है, मेरे पास गाड़ी भी है, अब बाइक भी है, स्कूटी भी है, तो मैं खुद जा सकती हूँ। वो बच्चे ये अपना तो घर देखो से ये निकल। आपकी हाँ जी जी समझिए, तो जी बड़ी अच्छी बात है कि सुविधा खेल से हमने शायद से आप गरीब परिवार से निकले, मैं भी गरीब परिवार से, जितने भी खिलाड़ी आज यहाँ कॉमनवेल्थ गेम में गए हैं उन्होंने बड़ा जी, फर्क किया है यहाँ तक पहुंचे। वो बिल्कुल साधारण परिवार से है और पैसे से कोई बिल्कुल। खिलाड़ी नहीं बनता। जो मेहनत करता है वो हमेशा आगे आता है और उन्होंने दिन रात एक की है। हम उस खेल बिल्कुल के बारे बिल्कुल में बात करें अपने को छोड़ दो, उस खेल के बारे में जिनको लगेंगे आज हमारा हमारा तिरंगा वहां हमारा बनेंगे। और आपका तो देखो सेम ही है। इस गेम में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है मुझे, मैं मेरा जो मानना है बॉक्सिंग और कुश्ती में। जी। और बात इसमें एक अगर मिडिल अरे क्लास। नहीं, गेम कोई भी आसान नहीं है। हाँ नहीं आसान नहीं, लेकिन एक एक सिंगल ये हमारे गेम हो गए ना, इनमें ज्यादा ही है, ये लगा लो आप, इतनी मेहनत है इन दोनों गेमों में। मैं मैं जी मैं जी जी कहीं भी कोई जसपाल कमी जी, नहीं है। मैं ये जसपाल जी, ये- बात अगर बर्मिंघम में हाँ हो जी, हाँ रहे जी, कॉमनवेल्थ गेम्स की करें तो भारतीय खिलाड़ी बेहद उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक भारत को करीब 15 गोल्ड समेत 43 मेडल्स मिल चुके हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? बोलिए। मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे खिलाड़ियों को जितनी फैसिलिटी दे रही है सरकार और उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं, उनको पता चलता है कि हमें नौकरियां मिलेंगी, अवार्ड मिलेगा, पैसा मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो वो दिन रात मेहनत करके आज हमारा तिरंगा वहाँ बर्निंग में इतना ऊंचा उठा, इतने गोल्ड मिले, ब्रॉन्ज मिले, सिल्वर मिले हैं। तो मैं जितनी तारीफ करी जाए उन खिलाड़ियों की वो कम है। कम है, मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए। उनको पता है कि उन्होंने कितना लंबा सफर तय किया है। उनकी जो सफर करने का जो टाइम, जो उनके पैरों के छाले थे, जो उन्होंने खून का जो प्रोटीन निकाल के पसीने के थ्रू उन्होंने बाहर निकाला है, उसको किसी ने देखा नहीं है। उन ऊंचाइयों को अब दुनिया देख रही है। आज तो मीडिया वाले भी उनको कवर कर रहे हैं, राजनीति भी उनको सही। कवर कर रही है। मगर कुछ देर के बाद जो बेसिक स्तर पर जो खिलाड़ी हैं उनको भी मोटिवेट किया जाए आगे हमें, और आने वाले जो अब 22 है तो 26 में या 24 में जो ओलंपिक होगा हमारा, उसमें हमारे खिलाड़ी कितने मेडल दे सकते हैं हमें। इतना 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारी, हमारे मेडल ओलंपिक में एक या दो या चार या पांच, की बात तो 7 आए हैं। तो हम और ज्यादा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हमारे में बहुत क्षमता है। मगर उनको प्लेटफॉर्म अच्छा मिले, उनको फैसिलिटी प्रॉपर मिले, उनको सही तरीके, जो जो पैसा रिलीज करती है सरकार, जो पैसा रिलीज करती है खिलाड़ियों के लिए, वो सही खिलाड़ी तक पहुंच पाए। और वो कोच की ड्यूटी बनती है, और जो अफसर हैं जो खेल को देखते हैं वो उस चीज को देखें और उस खिलाड़ी तक वो चीजें पहुंचाए, वो फैसिलिटी पहुंचाए, और हमारे देश के लिए बहुत मेडल लेके आ सकते हैं खिलाड़ी। अलका बगैर जी। सुविधा के खिलाड़ी लड़ता है, बगैर सुविधा। जी प्लेटफॉर्म जी जी गांव जी देहात में देखे जिनके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है, प्लेटफॉर्म बिल्कुल। नहीं है खिलाड़ियों के पास, मगर वो फिर भी अपने रोड पर रनिंग करते हैं। कहीं ना कहीं उनके पास स्टेडियम की सुविधाएं नहीं है, उनके पास रिंग नहीं है, बॉक्सिंग किट नहीं है। जैसे रेसलिंग में है, वो मिट्टी में करते हैं, मिट्टी में, उनके पास मैट की सुविधाएं नहीं है। तो जो हमारे अच्छे खिलाड़ी रहे हैं उनको ग्राउंड पे लेके आ जाए, उनको प्रमोट किया जाए, छोटे खिलाड़ियों को उनको स्पॉन्सरशिप दी जाए जो बेसिक स्तर पे है, गाँव देहात में है, जो स्कूल में उनकी ट्रायल ली जाए। मैं आऊंगी इस पर भी, लेकिन अलका जी, उन खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप जिनको कॉमनवेल्थ गेम्स में निराशा हाथ लगी है? देखिए ये कहना चाहूंगी कि भाई निराश मत होइए। देखिए हार जीत तो खिलाड़ी का एक पहलू है, क्योंकि कभी जीतते हैं आप, कभी हम हारते हैं। तो हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, हमें काम करना चाहिए अपनी उस कमी पर, जिस कमी की वजह से हम हारे हैं उस पे हमें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और आजकल तो इतना जमाना अवेयरनेस हो गया है कि हम अपनी फाइट खुद देख सकते हैं। हमारे टाइम पे तो हमें 2006 की, मैं आज तक अपनी फाइट देखती हूँ एशियन गेम्स की, वो फाइट ही नहीं मिलती है मुझे, ये लगा लो। तो अब आप अपनी फाइट देख सकते हैं कि भाई जो भी है, आपने जो भी गलती की है उस पर आपको काम करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, अपने कोचेस से सलाह लेनी चाहिए और मेहनत करते रहिए, बस यही है। अलका जी, पूरे संघर्ष के पीरियड के दौरान क्या आपको कोई मोमेंट आया है जब आपको लगा हो लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो आपकी लाइफ में? हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा यही था जब मेरे इंजरी हो गई थी 2005 में, मेरे को इंजरी हुई तो डॉक्टर ने मना कर दिया था, बिल्कुल आप खेल नहीं पाओगे, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी नी की। और
मेरी परफॉर्मेंस उस टाइम पे बहुत अच्छी थी, और तो कोच साहब ने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई हम सर्जरी तो कराएंगे नहीं क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो जब तो कराया नहीं, हमने 3 साल में ऐसी खेलती रही चोट में ही, और 2008 में मैंने सर्जरी कराई, तो मतलब परफॉर्मेंस फिर मैंने स्टार्ट किया तो डाउन जाने लगी। तो सब हर एक कोई मेरा साथ छोड़ने लगा था, ये लगा लीजिए। जो मेरे सपोर्टर थे सब मेरा साथ छोड़ने लगे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी कभी। मेरा जो हौसला था उसकी वजह से ही मैं आज इस मुकाम पर पहुंची कि मैंने फिर से अपने प्लेटफॉर्म पे कहते हैं ना ट्रेन चढ़ गई, और फिर से मैं आगे बढ़ी। फिर मैंने 2010 की तैयारी की और उसमें गोल्ड मेडल लिया, क्योंकि मेरा बहुत ही मतलब सबसे कड़ा मुकाबला मैं अपना ही कहूंगी, क्योंकि मेरा 59 केजी में मैंने पार्टिसिपेट किया था, और तानिया वर्बिक थी जो ओलंपिक की 2 बार की मेडलिस्ट थी, वो लड़की मेरे वेट में थी। तो मेरी सबसे टफ और अच्छी फाइट मेरी ही थी, तो उसको जीतना मतलब नामुमकिन था मेरे लिए। लेकिन एक जो कहते हैं ना, आपने जो प्रैक्टिस की है उसी चीज के लिए अपने दिल से, और एक दिन भी था उस दिन मेरा, और इंडिया में गेम हो रहे थे, अपनी धरती पे गेम हो रहे थे, तो उसका एक अलग ही मजा था। और बस मैंने बिल्कुल, वहां पे अपने बहुत दांव अच्छा पेच आपने चला दिए। संदेश दिया है कि कुछ भी हो लेकिन कभी हार नहीं माननी चाहिए। आखिरी सवाल हार पर नहीं आप दोनों मानते। से कमेंट चाहूंगी। केंद्र सरकार से क्या किसी तरह की मांग है खेलों को लेकर आपकी? दिलबाग जी, सबसे पहले आपसे। मैं मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि सरकार से, केंद्र सरकार से हम खिलाड़ियों को फैसिलिटी दी जाए बेसिक स्तर पे, और जो जीतने वाले खिलाड़ी होंगे तो वो वही रहेगी। बड़ी अच्छी बात होगी, जितने की जाए वो कम है, मगर जो हमारे खिलाड़ी आ रहे हैं उनका मोल डाउन ना हो। उन्होंने वहां उस स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया, वहां जो खेलते हैं खिलाड़ी वो किसी से कमजोर नहीं है। 2 खिलाड़ी रिंग में जाते हैं तो एक जीतता है एक हारता है, मगर ये ना हो कि आने वाले को अपना कार दिया जाए, उनको भी मोटिवेट किया जाए आगे। हमारे टूर्नामेंट है, ओलंपिक है, एशियन गेम्स है, उनके लिए मोटिवेट करो आप, उनको तैयारी और आगे के लिए तैयारी करवाओ उनको किसी चीज से। मगर ये नहीं कि जीतने वाले के लिए तो हम वाहवाही लूटते हैं, कुछ सरकारें पैसा देती है, अवार्ड देती हैं उनके लिए, मगर जो हारने वाले खिलाड़ी किसी भी हालात में कमजोर नहीं है। खिलाड़ी कभी भी नहीं हारता, कभी नहीं हारता खिलाड़ी, हमेशा जीत के लिए लड़ता है वो, जीत के लिए हमेशा लड़ता है वो। जब तक उसकी सांसें चलती है तब तक वो गेम ग्राउंड में जुड़ा रहता है, हमेशा जीत के लिए ही खेलता है। मगर वो भाग्य उसका नहीं है, उसके हाथ में नहीं है जीत और हार। वो उसने अपना प्रदर्शन उम्दा किया है, उसको वही मान सम्मान मिले, उसको इज्जत मिले, क्योंकि वो उसका मोड डाउन ना हो, आगे के लिए और तैयारी कर पाए। मैं सरकार से यही कहना अलका जी, चाहूंगा, उनको मान सम्मान दिया जाए। अलका जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भी यही कहना चाहूंगी कि देखिए, एक तो हमें ग्राउंड लेवल पे भी काम करना चाहिए थोड़ा सा। जो बच्चे हमें लगता है कि टैलेंटेड बच्चा है और उसके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो उन बच्चों को हमें एक तरह से गोद ले लेना चाहिए। जैसे कि चाइना में या और देशों में करते हैं कि जो टैलेंटेड बच्चा है उन्हें लगता है कि हाँ ये परफॉर्मेंस दे सकता है, तो उन बच्चों को गोद ले लीजिए। उनका पूरा जो खर्चा होता है उनको दीजिए वो खर्चा, और उन्हें अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कराइए। जितनी फैसिलिटी हम दे सकते हैं उतनी फैसिलिटी दीजिए, और उनसे परफॉर्मेंस भी लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने उन्हें फैसिलिटी तो दे दी है लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, तो वो भी गलत है। पूरा उनपे ध्यान रखा जाए उन बच्चों पे, और उनको अच्छे से प्रैक्टिस कराते रहे ग्राउंड लेवल पे भी। क्योंकि देखिए, एक अब जो बच्चे हैं उनके पास सारी चीजें हैं, ठीक है, वो अपना अच्छे से ध्यान भी रख रहे हैं, अच्छे से उनकी जॉब भी है उनके पास। लेकिन जो ग्राउंड लेवल से बच्चा आ रहा है ना, उसको जरूरत है सपोर्ट की। उन जी बच्चों को बिल्कुल, सपोर्ट करो सरकार। जी बहुत अच्छा आप दोनों ने संदेश दिया। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मैं जनहित टाइम को मैं अपना एक बात कीमती और समय देने के लिए। जी एक जी बात जी। और बोलना चाहूंगा मैं। तो एक बात और बोलना चाहता हूँ, जो बेसिक स्तर पे है कईयों को जो मेडिकल सुविधाएं हैं, क्योंकि बेसिक हम्म स्तर पे सरकार बेसिक स्तर पे कुछ सुविधाएं बताए, जो कि आप तो डोप का भी है जिसको पता ही नहीं है। खिलाड़ी खेलते गाँव जहाँ से आते हैं, जितने भी सेंटर चल रहे हैं, बिल्कुल। कोई प्राइवेट चल रहा है, कोई सरकारी चल रहा है, डॉक्टरों की किसी की ड्यूटी लगा जाए, कोई जो बड़े अफसर हैं, कोच हैं, जैसे डीएसओ है या कोई कोचेज हैं, जो अच्छे प्लेयर रहे हैं, उनको जो सेंटर है उन पे भेजा जाए, और उनको इस जी बारे में बता दिया जाए कि भाई जो खान पान है जो बच्चे का, जो सप्लीमेंट लेते हैं, चीजों को पता नहीं होता। कई दुकानें ऐसी खोल रखी हैं जो खिलाड़ियों को बहका के उनको गलत चीजें दे देते हैं, वो खेल पे नुकसानदायी करती हैं। मैं यही कहूंगा सरकार से, अच्छे से हमारे खिलाड़ी की मदद करे और हमारे देश के लिए मेडल और आगे और ज्यादा जीते। हम तो भगवान से दुआ करते हैं और खिलाड़ियों से आशा करते हैं जी जी कि देश का मान सम्मान ऐसे ही बढ़ाते हैं, हमारा तिरंगा ऐसे ही ऊपर दिखता। जी। बहुत धन्यवाद बहुत जी। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जनहित टाइम्स को अपना कीमती समय देने के लिए। ऐसे ही कुछ खास मेहमानों के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।